नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी लोगों? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम से बेहतरीन चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने इन प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत की है। तो आज से पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अब इसी क्रम में आज प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वह एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन प्रैक्टिस सेटों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उन्हें शेयर करें। चलते हैं भाई इन्हीं प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। रवि 300 किलोमीटर की कुछ यात्रा रेल तथा कुछ कार से तय करता है। उसे यात्रा में 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी रेल तथा शेष कार से तय करता है तो इस यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे। यदि वह 100 किलोमीटर रेल और शेष कार से जाए तदनुसार रेल की गति कितनी है? भाई रवि ने 300 किलोमीटर की दूरी कुछ रेल द्वारा और कुछ कार द्वारा तय की है। ठीक है भाई। यदि वह 60 किलोमीटर किससे जाता है? यदि वह 60 किलोमीटर रेल द्वारा, इसका मतलब ट्रेन से कितना गया? 60 किलोमीटर। ठीक है। तो बाकी दूरी कितनी बची? टोटल 300 थी तो 240 किलोमीटर किससे गया भाई? कार से। तो उसे टोटल कितना घंटे लगा? 4 घंटे। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 4 घंटे। ठीक है भाई। अब उसने आगे कहा है कि इसी यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक समय लगेगा यदि वह 100 किलोमीटर रेल तथा शेष कार से जाए। इसका मतलब अगर 100 किलोमीटर वह ट्रेन से जाए तो बाकी की शेष दूरी 200 किलोमीटर बची और 200 किलोमीटर किससे जाए? कार से जाए तो उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है भाई। तो आप यहां से देखिए कि जैसे ही यहां पे उसने ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय की तो वो दूरी यहां से क्या हुई? 40 किलोमीटर कम हुई। इसका मतलब ट्रेन से जैसे ही वह 40 किलोमीटर की दूरी बढ़ाता है और उधर 40 किलोमीटर की दूरी कार से कम होती है तो वह 10 मिनट पहले से ज्यादा समय लेने लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये पूरी की पूरी दूरी, अगर यह पूरी की पूरी दूरी ट्रेन से ही चले, किससे चले? ट्रेन से चले, तो भाई जब ये 40 किलोमीटर की दूरी बढ़ाता है तो वह 10 मिनट ज्यादा लेता है। अब उसे यहां से 200 किलोमीटर ज्यादा दूरी चले तो 40 किलोमीटर ज्यादा चलने में कार पहले ट्रेन से कितना चला था? 60 किलोमीटर चला था और अब चला था 100 किलोमीटर बाद में, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगे। अगर भाई यहां पे 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले तो भाई ये 40 का कितना गुना होता है? 40 पंजे 200। तो टाइम में भी कितना? पहले 10 मिनट लेट हो रहा था तो अब 50 मिनट लेट होगा। पहले वह 10 मिनट अगर उसे ज्यादा लगे तो अब उसे और 50 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो ओवरऑल यहां 200 किलोमीटर ट्रेन से ज्यादा चलेगा तो यहां कितना चलेगा? 300। ठीक है। और यहां पे वो 200 किलोमीटर यहां से कम हो जाएंगे तो यहां 0। एक की हमने दूरी को क्या कर लिया? बिल्कुल 0 कर लिया। तो अब उसे वो जो टाइम लगेगा तो यहां पे 50 मिनट ज्यादा लगेंगे भाई, क्योंकि 40 किलोमीटर पे कितने टाइम का गैप आ जाता है? 10 मिनट का। 40 किलोमीटर अगर वह कार की अपेक्षा ट्रेन से ज्यादा चलता है तो वह 10 मिनट ज्यादा लेता है। तो अब वह 200 किलोमीटर ज्यादा चलेगा तो भाई 200 किलोमीटर 40 का कितना गुना होता है? 5 गुना। तो 10 मिनट का अब कितना? 5 गुना 50 मिनट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहां उसे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 5 घंटे। तो यही पूछा गया था कि भाई रेल की गति कितनी है? किसकी? रेल की। तो यहां से 300 किलोमीटर जाने में अगर उसे 5 घंटे का समय लगेगा तो चाल बराबर निकल आई दूरी बटे समय, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल बनेगी किसकी? ट्रेन की। और यही हमसे पूछी थी, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। आप समझ पाए होंगे इस बात को। एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और शेष दूरी 240 किलोमीटर किससे चलता है? कार से, तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से चले तो भाई 200 चलेगा किससे? कार से, तो यहां इसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब जैसे ही उसने ट्रेन की दूरी कितनी बढ़ा दी? 40 किलोमीटर ट्रेन से ज्यादा चला तो यहां 10 मिनट का अंतर आया। कितने का? 10 मिनट का। अब हम क्या कि पूरी दूरी ट्रेन से अगर तय करेंगे तो अगर पूरी दूरी ट्रेन से तय कराएंगे रवि से तो 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा यहां 100 से।
तो 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में 10 मिनट लेट होता है और 40 का 200 कितने गुना होता है? 5 गुना। तो टाइम भी क्या हो जाएगा? 10 मिनट का 5 गुना 50 मिनट हो जाएगा। तो यहां पे भाई इसे 50 मिनट और ज्यादा लगेंगे। तो पहले 4-10 लगते थे 100 किलोमीटर तक, तो अब उसे टाइम लगेगा 5 घंटे। जब उसे अब 5 घंटे लगेंगे और दूरी कितनी 300 किलोमीटर चली, तो 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगा, तो उसकी चाल बनेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का औसत 140 है भाई, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग। तो जो 5 संख्याओं का योग रहने वाला है वह 5 गुणा 140 700 रहने वाला है। भाई ये बात मैंने कई बार बताई कि जब भी हम संख्याओं के औसत में उन संख्याओं का, जितनी भी संख्या है उनका गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है? योग पता चल जाता है। तो 5 संख्याओं का योग कितना है? 700 है। यदि अगर उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो अब कितनी रह जाएंगी भाई? 4। तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? 4 गुणा 130, तो 13 चौक 52, 520। तो यहां पूछिए कि हटाई गई संख्या कौन सी होगी, तो हटाई गई संख्या भाई कौन सी होगी? तो 520 को 700 में से माइनस करोगे तो 180। जो हटाई गई है वह संख्या कौन सी होगी? 180। तो 180 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन जिसमें पर्याप्त पानी से भरा हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद को उसमें पूरी तरह डुबा दी जाती है, तो पानी के स्तर में कितनी ऊंचाई बढ़ेगी? ठीक है भाई। तो उसमें क्या होता है कि जितने आयतन की आप कोई वस्तु, जितने भी आयतन का, चाहे वो गोला हो चाहे वो ईंट हो, कुछ भी हो, जितना आप उसमें डालोगे तो उसी ना ही आयतन क्या होगा? ऊपर उठेगा। जैसे आपने कोए वाली कहानी सुनी हो, कोए ने जब कंकड़ डाले थे तो पानी ऊपर आया था। तो सेम वही सिस्टम है यहाँ पे कि जितना उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा वस्तु का, उतना ही पानी क्या होगा? ऊपर आएगा। बट दोनों में क्या है कि वह सिलिंड्रिकल है। जो बर्तन है वो कैसा है? बेलनाकार है। तो उसमें जो पानी उठेगा वो बेलनाकार फॉर्म में उठेगा। किसमें उठेगा? बेलनाकार फॉर्म में। तो समझिए इस बात को कि 24 सेमी व्यास, तो 24 सेमी व्यास वाला, इसका मतलब त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी? 12। त्रिज्या कितनी होने वाली है? 12। तो समझिए ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बर्तन है और यह पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। ठीक है, या जितना भी भरा हुआ है, पूरी तरह हो या ना हो, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है भाई। आगे 6 सेमी त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद, तो 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाली, ये 6 सेमी त्रिज्या वाली कोई गोलाकार क्या है? गेंद है। और इस गेंद को क्या किया गया है? इस बेलनाकार बर्तन में डाला गया। तो इस बेलनाकार बर्तन में जैसे ही इस गेंद को अंदर डाला गया तो पानी क्या है? थोड़ा सा यहां पे अलग कलर ले लेते हैं। तो जैसे ही इसने बॉल डाली तो समझ लीजिए कि इतना जो पानी है, मान लीजिए कि लेवल ऊपर बढ़ गया। तो जब ये लेवल बढ़ेगा ऊपर वाला, ये तो ये किस रूप में बढ़ेगा? ये बढ़ेगा बेलनाकार रूप में। किस रूप में बढ़ेगा? बेलनाकार रूप में। और जब ये बेलनाकार रूप में बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? जितना इसका आयतन होगा। तो क्या करेंगे? दोनों के आयतन को क्या कर देंगे? बराबर, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होगा गेंद का, उतना ही पानी बेलनाकार रूप में ऊपर बढ़ेगा। तो यहां से हमने मान लिया ये h, कितना इसकी हाइट बढ़ी है? h बढ़ी है। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर h। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और h। और यहां से गेंद का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहां जो त्रिज्या रहने वाली है वह 12 रहने वाली है। तो 12 गुणा 12 इंटू एच। इसकी ऊंचाई कितनी उठेगी? लेवल में h ऊंचाई उठेगी। तो h बराबर ये हो जाएगा 4/3 आर क्यू। तो यहां पे जो r की वैल्यू है वो कितनी है? 6। तो 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है भाई। तो 3 से ये कितने बार हो गया? 2 बार कैंसिल हो गया। यहां से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 से ये 12 कैंसिल हो गया। और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार। तो यहां से जो हाइट बढ़ेगी वो कितनी बढ़ने वाली है? 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट बढ़ेगी, जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो हाइट बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा
उतना ही क्या होगा, इसमें पानी का स्तर बढ़ेगा, बट बेलनाकार रूप में बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि वह h सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ेगी पानी की, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो उसके बराबर कर दिया दोनों के आयतनों को, और दोनों के आयतनों को जब बराबर किया तो h की वैल्यू कितनी निकली, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हाइट बढ़ेगी वह कितनी बढ़ेगी, 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो 2 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है, तो समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी। देखिए भाई, बात करते हैं समबाहुभुज की, आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का क्या है, 3 गुना है। तो अगर बात करें थीटा आंतरिक कोण इंटीरियर और थीटा एक्सटीरियर, तो इन दोनों का जो अनुपात है वह कितना बनेगा, बाह्य कोण का 3 गुना है आंतरिक कोण। मतलब दोनों में जो रेशियो है अंतः कोण में, अंतः कोण और बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1। और हमें क्या पता है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का आनुपातिक योग 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। यहां से एक रेशियो की वैल्यू बनेगी 45 डिग्री। कितनी बनेगी, 45 डिग्री। तो यहां से जो एक्सटीरियर एंगल होगा वह कितना होगा भाई, 45 डिग्री। और अगर हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करना हो, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो n बराबर भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण थीटा एक्सटीरियर, 360 बटे बाह्य कोण। तो 360 बटे 45, 45 से ये कितने बार कैंसिल होगा, तो 45 से कैंसिल होगा 8 बार। कितने बार, 8 बार। तो बहुभुज कितनी भुजाओं वाला है, 8 भुजाओं वाला। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में अनुपात था वो कितना था, जो अंतः कोण था वो बाह्य कोण का 3 गुना था, तो 3:1 रेशियो कितना था, 3:1। और हमें क्या पता है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है, तो हमने आनुपातिक योग इनका कितना कर लिया, 180 अंश। 4 रेशियो के बराबर 180 अंश, यहां से एक रेशियो की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। यहां से एक रेशियो की वैल्यू जब 45 डिग्री हो जाएगी तो n बराबर भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे थीटा एक्सटीरियर, मतलब बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का भाग दे दिया 45 का 360 में, तो यहां से भुजाओं की जो संख्या है वह कितनी हो गई, 8। कितनी हो गई, 8। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, संख्या 57 की घात 25 माइनस 1 का इकाई अंक क्या होगा। तो भाई इकाई अंक के लिए मैंने कई बार आपको बताया है 0, 156। यदि ये किसी भी संख्या के इकाई अंक हैं और घात चाहे कुछ भी हो तो इनके यूनिट डिजिट सेम रहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 731 की पावर 945, तो यहां पे जो यूनिट डिजिट रहेगा वह एक ही रहेगा। इसी प्रकार और भी अंक जो है ये चारों, इन पे पावर चाहे कुछ भी हो इनके इकाई अंक चेंज नहीं होते। तो ये क्या है, अलग अंक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे घात बना लेते हैं। तो भाई अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूं, 25 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 24 तक भाग पूरा जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 7 की घात 1 का मतलब 7 हो जाएगा, इसमें से 1 घटाओगे तो 7 माइनस 1 जो इकाई अंक रहने वाला है वह इसका कितने रहने वाला है, 6। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वह क्या रहेगा, 6। तो 6 इसका करेक्ट आंसर है, 6 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 40 लीटर जल में एल्कोहल तथा जल का अनुपात 5:3 है। ठीक है भाई, ये 40 लीटर है और इसमें जो अनुपात है 5:3 एल्कोहल और वाटर का। तो जब हम इसे 5:3 में बांटते हैं तो कितना हो गया अनुपातिक योग, 8। 8 रेशियो की वैल्यू 40, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू आएगी 5 लीटर। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 5 लीटर आएगी तो 5 पंजे 25, इसका मतलब 25 लीटर इसमें क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। और 3 पंजे 15 लीटर इसमें क्या है, वाटर है। क्या है, 15 लीटर इसमें वाटर है। आगे क्या कहा गया है कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें जल डाल दिया जाता है, तो परिणामिक मिश्रण में अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, तो
पहले जो क्वांटिटी थी वह कितनी थी? 25 लीटर इसमें क्या था? एल्कोहल था, और 15 लीटर क्या था? जल था। ठीक है, तो जब भी आप इससे एक बात समझें कि जब भी मिश्रण में से कितना भी मिश्रण निकाला जाए उसका अनुपात चेंज नहीं होता। तो ये जो मिश्रण था वह पहले 40 लीटर था, तो ये वैसे हमारे कोई काम का नहीं है। जब 8 लीटर इसमें से निकाल लिया गया तो 32 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 32। कितना रह जाएगा? 32। तो अनुपात वही रहता है, जब भी मिश्रण में से कुछ भी मिश्रण निकाल लिया जाए कितना भी, तब भी उनका अनुपात नहीं बदलता। तो यहां पे जो एल्कोहल और वाटर का रेशियो है वह क्या रहेगा? 5:3 रहेगा। क्या रहेगा? 5:3। ये किसी काम का नहीं है, फिलहाल इसे हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना रहने वाला है? 5:3। तो यहां पे 5:3 में अगर 32 को बांटते हैं तो यहां से 8 रेशियो के बराबर 32, तो 1 रेशियो के बराबर आएगा 4। तो 5 चौके 20 लीटर इसमें एल्कोहल है, और 3 चौके 12 लीटर क्या है? इसमें वाटर है। क्या है? 20 लीटर एल्कोहल है और 12 लीटर वाटर है। आगे क्या कहा गया है कि 8 लीटर मिश्रण निकल गया, तब तो 32 बचा था। अब उसमें क्या किया? जल डाल दियागा, उसमें उतना ही जल डाल दिया जाता है। यहां पे उतना ही होना चाहिए, उसमें उतना ही जल डाल दिया जाता है। तो परिणामिक मिश्रण में अनुपात क्या होगा? तो भाई जब जल डाल दिया जाएगा तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 20 लीटर। तो मिश्रण निकाल करके उसकी जगह क्या डाला गया? जल। तो अब भाई एल्कोहल भी 20 है और पानी भी क्या है? 20 है। तो दोनों का जो अनुपात रहने वाला है वह कितना रहने वाला है? 1:1। इसका मतलब कि एल्कोहल और वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी? बराबर बराबर हो जाएगी। तो यहां से ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो जब भी किसी मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाली जाए तो उनके अनुपात नहीं बदलते, अनुपात वही रहता है। तो भले ही 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया हो, फिर भी एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना रहेगा? 5:3। हमने क्या किया? जो 32 रह गई थी क्वांटिटी, कितनी रह गई थी? मात्रा 32, उसको 5:3 में बांट लिया। 8 के बराबर 32, तो 1 के बराबर 4। इसका मतलब एल्कोहल कितना है उसमें? 20। 4 पंजे 20 लीटर, और पानी कितना है? 12। ठीक है भाई, तो अब इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया गया, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा पानी, और एल्कोहल भी 20। तो दोनों का जो अनुपात है वह क्या हो जाएगा? 1:1। कितना हो जाएगा? 1:1। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राम की व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। तो भाई बात करते हैं राम की व्यय और बचत का अनुपात कितना है भाई? 3:2 है। ठीक है भाई, तो इसकी आय मान लीजिए, जो आय होगी वो कितनी होगी? 5 रुपए। मान लीजिए 3 रुपए अगर वह व्यय करता है, खर्च करता है, और 2 रुपए बचाता है, तो उसकी आय कितनी रही भाई? 5 रुपए। और उसकी आय में 10% वृद्धि हो जाए, तो भाई 10% की वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे? अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो हमने 100 का इधर कर लिया और 100 का इधर। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए कि 300 रुपए वह खर्च करता है और 200 रुपए की बचत करता है, तो आय उसकी कितनी होगी? 500 रुपए। अब उसमें कहा गया है कि आय में 10% की वृद्धि हो गई। तो भाई आय में जब 10% की वृद्धि होगी तो 10% किसी का निकालते हैं तो एक जीरो दबा लो, तो कितना होगा भाई? 50 रुपए। आय कितनी बढ़ गई भाई? 50 रुपए। तो 550 रुपए उसकी आय हो गई। और जब उसकी आय बढ़ गई तो जाहिर सी बात है व्यय तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है भाई, किसी की आय बढ़ेगी तो यहां पे व्यय कितना बढ़ा है? 12%। तो 12% इसका निकालोगे तो 12 तिया 36 रुपए। तो 336 रुपए इसकी क्या हो गई भाई? व्यय होने लगा। जहां पे पहले वह 300 रुपए करता था खर्च, अब कितने करने लगा? 36 रुपए। तो आप देख रहे हो कि आय में वृद्धि हुई है 50 रुपए की और उसका व्यय बढ़ गया 36 रुपए। तो यहां से 14 रुपए की तो बचत बढ़ी। कितनी बढ़ी? 14 रुपए की। कितने की? 14 रुपए की। तो 14 रुपए की अगर बचत बढ़ी तो वह पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भाई 14 रुपए की वृद्धि हुई और कितने रुपए पे? 200 पे। तो भाई 200 का 14 कितने परसेंट होता है? तो 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 7%। तो यहां से जो बचत में वृद्धि होगी, बचत में जो वृद्धि होगी वह कितनी होने वाली है? 7%।
ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, 3:2 था, दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो यह हो गया 300 रुपए खर्च करता है, 200 रुपए बचाता है, तो उसकी आय कितनी रही होगी, 500 रुपए। ठीक है। फिर उसने कहा कि यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए तो 10% होता है 50 रुपए, एक जीरो दबा लीजिए, 10% निकल आता है, तो 500 का 10% कितना हो गया भाई, 50 रुपए। तो 50 रुपए जब 10% हो गया तो 550 रुपए इसकी आय हो गई। और यहां उसका खर्चा भी 12% बढ़ा है, व्यय भी, तो 12% होता है 12 × 36 रुपए। तो 50 रुपए आय में बढ़े और 36 रुपए क्या हो गए, कम हो गए, तो मात्र उसकी 14 रुपए बचत में वृद्धि हुई। तो 14 200 का कितने परसेंट है, 7%। ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। इसका मतलब रेट परसेंट है वो बराबर है किसके, टाइम के। किसके बराबर है, टाइम के। और जो ब्याज है, जो ब्याज है वह मूलधन का कितना है, 1/9 पी। मूलधन का क्या है, 1/9 भाग है। कितना है, 1/9। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बराबर आए, जब भी ऐसी बात हो कि वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत बराबर हो और ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है भाई, 1/9 गुणा 100 और इसका क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट। क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट। तो तुरंत आपकी रेट निकल आएगी, जो रेट होगी वही टाइम होगा भाई। तो यहां से 100 एकन 100 और 100 का स्क्वायर रूट होगा, वो कितना होगा, 10 होगा, और 9 का 3, तो 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.33% इसका रेट होने वाला है। 3.33% इसका रेट होने वाला है, और यही इसकी 10/3 इसका टाइम भी होगा। तो 3.33% इसका रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट इसका 3.33% हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। जब भी कभी रेट और वर्षों की संख्या बराबर आए और ऐसा ही सवाल दिया गया हो, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कीजिए जब भी ऐसा कहा गया हो, और उसका क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट। तो आपको क्या मिलने वाला है, इसकी रेट मिल जाएगी, और रेट मिल जाएगी तो टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं को उनकी क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। इसका मतलब अगर किसी वस्तु की एमआरपी, वो सीपी 100 रुपए है, तो उस पर एमआरपी कितना डाल दिया गया, 40% बढ़ा के, मतलब 140 रुपए मार्क कर दिया गया। ठीक है भाई। आगे है, वह अपनी 3/4 वस्तुएं अंकित मूल्य पर बेचता है, शेष 40% छूट पर बेचता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो भाई बात हुई है 3/4 शब्द यहां पे यूज हुआ है, तो हम टोटल वस्तुएं कितनी मान के चलेंगे, 4 वस्तुएं। कितनी मान के चलेंगे, 4 वस्तुएं। तो भाई 4 वस्तुएं, सीपी मानते हैं किसी वस्तु का 100 रुपए सीपी है, तो उस पर उसने जो एमआरपी डाल रखा है वह कितना परसेंट बढ़ा के डाल रखा है, 40%। इसका मतलब एमआरपी उस पर कितना डाल दिया है, 140 रुपए। एमआरपी कितना डाल दिया, 140 रुपए। तो यहां से बात करें 3/4, मान लीजिए भाई कि उसने 4 वस्तुएं खरीदी। कितनी, 4 वस्तुएं। तो 4 वस्तुएं अगर खरीदी हैं तो 4 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो सीपी हुआ वह कितना हुआ भाई, 400 रुपए। कितना, उसे पड़ी 400 रुपए की। अब उसने कहा है 3/4 वस्तुएं एमआरपी पर बेच दी, तो 3/4 वस्तुओं का मतलब होता है 4 में से 3 वस्तुएं। तो 4 में से 3 वस्तुएं एमआरपी पे बेचेगा, तो भाई एमआरपी कितनी है, 140। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 तिया 42। कितना, 14 तिया 42। तो 420 रुपए की तो ये 3 वस्तुएं बिक गई। कितनी, 3 वस्तुएं बिक गई 420 रुपए की, और शेष 40% की छूट पर। अब उस पे जो एक वस्तु बची, क्या बची, एक वस्तु, और एक वस्तु पे एमआरपी कितना है भाई, 140 रुपए, और इस पे उसने 40% का दे दिया डिस्काउंट। तो 40% भाई कितना हो जाएगा, तो एक जीरो दबा लो भाई, 10% निकल आता है। तो 10% जब 14 है तो 40% उसका 4 गुना 14 चौक 56 रुपए। तो जब 56 रुपए इसमें से माइनस होगा तो भाई 84 रुपए। कितने, 84 रुपए की ये वस्तु बिकेगी। तो भाई 420 की तो पहले ही उसने 3 वस्तुएं बेच दी, 140 रुपए एमआरपी वाली।
तीन वस्तुएं एज इट इज एमआरपी पे ही बेची हैं, तो 420 की तो ये बेच दी, और एक वस्तु को उसने 84 में बेचा है, तो यहां से ओवरऑल जो एसपी रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है, 4, 8 और 10, 2 10 की 0 हासिल 1, 504 रुपए। तो 504 रुपए टोटल एसपी हो गया, और खरीदा कितने में था, 400 में। तो यहां से भाई उसे जो प्रॉफिट होने वाला है वह प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ, 104 रुपए का। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है भाई, 400। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और 4 से ये, 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24। तो यहां से जो उसे लाभ होने वाला है वह कितना होने वाला है, 26%। तो 26% इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो आप इसे समझें एक बार फिर से कि सीपी वस्तु का कितना था, 100 रुपए, और उसने उस पर एमआरपी कितना डाला रखा है, 40% बढ़ा करके। तो भाई 100 वाली चीज पे कितना डाल दी, 140 रुपए। अब बात हुई है 3/4 वस्तुओं की, तो हमने टोटल वस्तुएं कितनी मान ली, 4। अगर उसने 4 वस्तु खरीदी 100 रुपए के हिसाब से, तो 400 रुपए की पड़ेंगी उसे। यहां पे फिर उसने कहा है कि 3/4 मतलब 4 में से 3 वस्तुएं, 3 वस्तुएं उसने एमआरपी में बेची हैं, तो 140 थी, 420 रुपए की वस्तुएं, तो ये बेच दी। फिर उसके बाद जो एक वस्तु बची, तो एक वस्तु पे एमआरपी कितना था, 140, और यहां उसे उसने 40% की छूट के साथ बेचा है। तो 40% छूट इसकी कितनी हो जाएगी, 56 रुपए। तो 56 रुपए की छूट के बाद इसे 84 रुपए में बेचा गया। तो 420 रुपए की ये 3 वस्तुएं बिक गई, और एक 84 की बिक करके 504 रुपए ओवरऑल एसपी हो गया। तो भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया, 504 रुपए। खरीदी कितने में थी, 400 में। तो यहां से 104 रुपए का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है भाई, तो यहां से जब इसे सॉल्व किया गया तो कितना आंसर आया, 26%। तो 26% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले के व्यास 25% कम कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी। तो भाई व्यास कहे या त्रिज्या कहे, बात एक ही है यहां पे कि गोले के किसमें, व्यास में 25% की कमी की गई है। तो भाई व्यास त्रिज्या कुछ भी ऐसा हो, तो कमी की गई है किसमें, त्रिज्या में, और गोले की त्रिज्या में मतलब आर। तो आर में 25% की कमी का मतलब कितना होता है भाई, 1/4। तो यहां से 4 जो रेडियस थी उसे कितना कर दिया, 1 कम करके 3 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी, कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो कितना होता है, 4πr²। तो भाई किस बात पे डिपेंड करता है, r² पे। 4π तो कांस्टेंट हो गया, तो त्रिज्या के वर्ग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या के वर्ग पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो यहां से जो c उसका वक्र पृष्ठ रहने वाला है, तो वह किसके, त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वह 16 से घट करके कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। तो कितनी कमी आ गई, यहाँ पे 7 की कमी आ गई। और परसेंट कमी की बात करें तो 7 गुणा 100 बटे 16, 16 पे निकालेंगे, प्रारंभिक 16 था, तो 4 बार, और ये कितने बार, 25 बार। 25 सत्ते 175 बटे 4, 4 चौके 16, यहाँ से एक बचेगा 15, 4 तिया 12, बचेगा कितना 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो 43.75% की इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 43.75% की कमी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो 25% की क्या व्यास में कमी की गई है, तो व्यास त्रिज्या, व्यास उसका डबल होता है त्रिज्या का, तो बात वही है। तो अगर मैंने त्रिज्या में यहाँ पे 25% की कमी की है, 4 से 3 कर ली, तो उससे पूछा गया है कि वक्र पृष्ठ पे कितना प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। तो जो वक्र पृष्ठ होता है वह गोले का क्या होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो भाई 4π तो कांस्टेंट हो गया, r² मतलब त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। और जब त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है तो यहां से अगर हम बात करें त्रिज्या के वर्ग पे, तो यहां से 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो 16 से कितना घट जाएगा भाई, 9 रह जाएगा, तो 7 घट जाएगा। तो प्रतिशत कमी की बात करें तो 7 गुणा 100 बटे 16। ठीक है भाई, तो यहां से जब हमने इसको काट पीट किया तो आंसर आया 73.75%। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
त्रिज्या 4 सेमी और 9 सेमी वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। भाई ये वृत्त हैं दो और ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। क्यों क्यों कर रहे होंगे टच? क्योंकि भाई इनके केंद्रों के बीच की दूरी है वो त्रिज्याओं के योग के बराबर है। दोनों की त्रिज्याएं कितनी है? 4 और 9, और इनके बीच की दूरी भी कितनी दे रखी है? 13। तो कभी भी त्रिज्याओं का योग उनके बीच के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो तो इसका मतलब दोनों ही टचिंग सर्कल हैं, दोनों ही कैसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसकी C1 हो गई और ये C2। तो पूछी गई है ये यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई है वह कितनी होगी। तो ये हमें क्या करनी है? पता करनी है भाई। जब ये हमें पता करनी है तो यहां से केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई भाई? 13। कितनी हो गई? 13, क्योंकि 9 सेंटीमीटर ये है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जो अनुस्पर्शी की जो लंबाई होती है L बराबर ये होती है C1 C2 का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस R2 का स्क्वायर, मतलब त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। तो यहां से जो C1 C2 जो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 13। तो 13 के वर्ग में से त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग घटा देंगे। तो त्रिज्याओं का अंतर कितना है भाई? 9 में से 4 5, तो 5 का स्क्वायर घट जाएगा। तो यहां से 169 में से कितना माइनस हो जाएगा? 25 बराबर अंडर में 144। यहां से जो रहने वाली है जो अनुस्पर्श की लंबाई वह कितनी रहेगी भाई? 12 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी? 12 सेंटीमीटर। तो कभी भी अनुस्पर्शी की लंबाई निकालनी हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग करके माइनस उनके त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग कर देते हैं। तो यहां से जो अनुस्पर्शी की लंबाई रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, जब संख्या n क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त क्षेत्रफल क्रमांक, प्राप्त क्षेत्रफल नहीं होने चाहिए यहां पे, शेषफल क्रमशः। जब संख्या n क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेषफल क्रमशः 3, 1, 4 हैं। यदि n को 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो देखिए भाई बड़ा ही सिंपल है। यहां पे लिख लीजिए भाजक और यहां पे शेषफल। तो ये उत्तरोत्तर भाग जब भी दिया जाए या क्रमिक रूप से कोई भी संख्या विभाजित की जाए तो बस भाजकों का क्रम लिख लीजिए और यहां पे नीचे शेषफलों का क्रम लिख लीजिए। ठीक है भाई। तो भाजक क्या क्या है भाई इसके? 6, 5 और 7। 6 से भाग दिया गया है, फिर 5 से और 7 से। तो क्षेत्रफल क्रम से क्या बचता है? 6 से भाग दिया 3 बचता है, फिर उत्तरोत्तर भाग दिया 5 से भाग दिया 1 बचता है और 7 से भाग दिया तो 4 बचता है। तो यहाँ पे अगर हम संख्या निकालें वह संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या। तो इसका इसमें ऊपर क्या करते हैं भाई? गुणा करते हैं। ऊपर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और नीचे क्या करते हैं? इस नंबर को ऐड करते हैं। तो 4 पंजे 20, 20 और 1 क्या हो जाएगा? 21। क्या हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा। तो ऊपर तो गुणा करते हैं भाई, 4 पंजे 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 21 है। कितने हैं? 21। तो 21 छिक्के हो जाएंगे 126, 126 और 3 139। कितनी हो जाएगी संख्या? क्या बन जाएगी? 139। कितनी हो जाएगी? 139। अब कहा गया है कि इसमें यदि 15 से विभाजित किया जाए, कितने से विभाजित किया जाए? 15 से विभाजित किया जाए तो इस शेषफल क्या होगा? यदि n को 15 से विभाजित किया जाए तो 15 से विभाजित करोगे तो 15 निम्मा 135। कितने बार जाएगा भाई? 9 बार। तो रिमाइंडर यहां से जो बचेगा वो कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्या बचेगा भाई? 4 बचेगा। ठीक है। तो संख्या को क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः कितने बचते हैं भाई? 3, 1 और 4 प्राप्त होता है। यदि n को 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो हमने पहले भाजक लिख लिए 6, 5 और 7 और शेषफलों का क्रम कितना है? 3, 1 और 4। तो यहां से 4 पंजे 20, ऊपर की तरफ गुणा करते हैं और इसे इसमें जोड़ लेते हैं। तो 21 और 21 छिक्के कितना हो जाएगा भाई? 21 छिक्के हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा? 126।
ठीक है, तो 126 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 129 होगा, सॉरी 21 और 26 यहाँ पे 139 लिख गया है, यहाँ पे होना चाहिए 21 और 26, यहाँ पे आपका 21 26 126 और 129। अब 129 को यदि 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 अट्ठे 120, तो 15 अट्ठे 120 और यहां से रिमाइंडर बचेगा 9। ठीक है भाई, तो रिमाइंडर 9 इसका करेक्ट आंसर है। वो यहाँ पर 39 लिख गया था बाई मिस्टेक। तो ठीक है भाई, यहां से हमने क्या किया, इस बात को समझ पाए होंगे कि ऊपर की तरफ गुणा करते हो, नीचे उसे ऐड कर लेते हो। 5 के 20 और 1 21, 21 सिक्के 126 और 3 129, कितना होगा 129। 129 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 अट्ठे 120 और रिमाइंडर क्या रहने वाला है, 9 रहने वाला है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 164 पे घात 169 प्लस 333 पे घात 337 माइनस 727 पे घात 726, तो x का इकाई अंक, तो भाई इकाई अंक की बात करें तो पावर को कितने से डिवाइड करना होता है, 4 से। तो जब मैं 69 को 69 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 68 तक भाग जाएगा, तो यहां कितनी पावर बचेगी, 1। पीछे के 2 अंकों में भाग देना होता है, तो 68 तक भाग जाएगा तो 4 की पावर 1 बचेगी, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 होगा। प्लस यहां बात करते हैं कि 37 में बात करें तो 37 में यदि पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे तो 36 तक भाग पूरा जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब भी 3 होता है। माइनस यहां कितने तक जाएगा भाई, 24 तक। 26 में अगर 4 का भाग देंगे, पीछे के 2 अंक 26 हैं, 26 में 4 का भाग देंगे तो 24 तक जाएगा और यहां से बचेगा रिमाइंडर 2, तो 7 का वर्ग होता है 49, यहां से इकाई अंक कितना रहेगा भाई, 9 रहने वाला है। तो 4 और 3 7, 7 में से 9 जाएगा तो -2, और जब भी नेगेटिव आए तो किस में से घटा के लिखते हैं, 10 में से, तो 10 में से घटाएंगे तो इकाई अंक कितना रहने वाला है भाई, 8 रहने वाला है। ठीक है भाई, तो 8 इसका इकाई अंक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और मोहन शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू शेष पिज्जा का 4/7 भाग खाती है और अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है। तो भाई जब भी शेष भाग वाली बात आए तो यहां पे लिख लीजिए इनिशियल, प्रारंभ में कितना था, और यहां पे फाइनल, यहां पे फाइनल कितना रह गया। उसने कहा 3/8 भाग खाती है, इसका मतलब 8 में से 3 भाग किसने खा लिया, राजू ने जब 8 में से 3 भाग खा लिया तो भाई बात हो रही है बार बार शेष वर्ड की, तो बचा कितना, 8 में से बचा 5, कितना बचा भाई, 5 बचा। आगे कहा गया है कि मोहन ने शेष पिज्जा का 3/10 खा लिया, इसका मतलब 10 में से 3 इसने खा लिया, तो बचा कितना भाई, 10 में से बचा 7, क्योंकि हमें शेष वर्ड यूज किया है तो हमें शेष हिस्सा निकालना है। भाई 10 में से 3 खा लिया तो हमें शेष से मतलब है, तो कितना बचा, 7 बचा। आगे बात कहिए, फिर रेनू ने शेष पिज्जा का 4/7 खा लिया, इसका मतलब 7 में से जब 4 खा लिया तो बचा कितना, 3। ठीक है, तो इनिशियल इतना था, फाइनल ये रह गया, तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार कैंसिल हो गया, इसका मतलब 8 दूनी 16 से कितना रह गया, 3, इसका मतलब 3/16 भाग बचा है। ठीक है भाई, कितना बचा है, 3/16, 16 में से कितना भाग रह गया, 3, तो 3/16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो 3/16 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कोहरे में चलती हुई एक कार ये क्या आ गया है, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चल रहे एक आदमी को कार 3 मिनट तक दिखती है तथा कोहरे के कारण केवल 140 मिनट तक की दूरी तक देखा जा सकता है, तो कार की चाल क्या है। तो देखिए भाई, एक कार है, वह एक लड़का इसी दिशा में चल रहा है, समझिए इस बात को, एक लड़का इस दिशा में चल रहा है आगे की ओर, और एक कार यहां से निकलती हुई यहां पे पहुंच जाती है। ठीक है भाई, कार आगे पहुंच जाती है और यहां पे जो दूरी है वह कितनी, कोहरे के कारण
उसे कितनी दूरी तक दिखाई देती है? 130 मीटर तक। ठीक है भाई, कोहरे के कारण ये कार उसे आगे 130 मीटर तक दिखाई देती है। और इसकी चाल कितनी है भाई? इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछी क्या गई है? कार की चाल। इसकी चाल हमें दी नहीं, तो ये मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करें कि ये 130 मीटर दूरी तक देख सकता है और कितने मिनट तक दिखाई देती है? ये 3 मिनट तक दिखाई देती है। इसका मतलब कि 3 मिनट में ये दूरी जो बन गई बीच की, वो कितनी? 130 मीटर तक वह देख पाया 3 मिनट तक। ठीक है भाई, तो बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट गति कर रहे हैं। तो यहां से जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी? x माइनस 4। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो चाल हमारी किस में बनेगी भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो पहले तो ये दूरी मीटर में दे रखी है, तो इसके लिए इस चाल को किस में बदल देंगे? तुरंत 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये चाल बन जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 130 मीटर और समय 3 मिनट। मिनट जो कि किस में दे रखा है? मिनट में। तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा करना होगा। ठीक है भाई, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 6 × 18 से ये 18 कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, करते हैं इसका गुणा। तो 5x माइनस के 5 चौके 20 बराबर 13। ये इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 33। तो x बराबर 33/5। तो 5 से भाग देना हो तो इसे डबल कर लीजिए। 33 दूनी 66 और 1 अंक पहले पॉइंट लगा लीजिए। तो यहां से 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल कितनी हो जाएगी भाई? 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पाए होंगे इस बात को। तो ये व्यक्ति था जो कार के पीछे चल रहा है, कार इसे पास करते हुए चलेगी। इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी और कार की हमें पता नहीं थी, तो वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। तो बीच की दूरी इनके बीच में 130 मीटर तक ही वह कार को देख पाया और उस दूरी को देखने में उसे कितने मिनट लग गए? 3 मिनट लग गए वहां तक। ठीक है भाई, तो 3 मिनट में वह 130 मीटर दूर हो गई दोनों के बीच की दूरी। तो यहां से रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी? x माइनस 4। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी तो हमने इसे चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा कर लिया। और यहां पे चाल ये बन गई अब मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी 130 मीटर हो गई और समय 3 मिनट में दिया था, तो मिनट में 60 का गुणा करके इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई, तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से ये 18, 3 6 18 से ये 18 कैंसिल हो गए। तो यहां से 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x माइनस के 5 चौक 20 बराबर 13। 20 को इधर ले आएंगे तो 5x बराबर 33। तो x बराबर 33/5। 5 का कभी भाग देना हो तो संख्या को डबल कर लें और 1 अंक पहले पॉइंट लगा लें। तो 33 का डबल कितना हो जाएगा? 66 और 1 अंक पहले पॉइंट लगा दिया। ठीक है भाई, तो यहां से जो कार की चाल बनेगी वो कितनी बनने वाली है? यहां से 6.6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड गलत है, यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है भाई। 15 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के लिए जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वो मैं करा चुका हूं। तो अगर आपको ये चैनल क्वेश्चन सारे पसंद आए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों।